हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन 30 क्वेश्चन हम हल करते हैं जो रीट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगामी जो आपकी रीट भर्ती परीक्षा है उसमें सिंगल एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका प्रश्न इस कक्षा से बाहर जाएगा। उससे पहले सभी बच्चे कमेंट में जो पिन हुआ है उसको उस चैनल को एक बारी सभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो चैनल आपकी टीचिंग जर्नी में आपका जो मेन साथी मुख्य साथी होगा वही चैनल है दिव्य दृष्टि टीचर्स। एक बार सभी साथी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि भविष्य में जो हमारी कक्षाएं हैं, जितनी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कक्षाएं हैं उसी चैनल पे आने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सामान्यतया लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित देखी जाती हैं। प्रेक्षित मतलब देखी जाती हैं। सामान्यतया लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो देखी जाती हैं या प्रेक्षित की जाती हैं? समान आयु में दोनों समान विकास होता है। समान आयु में दोनों का समान विकास होता है क्या? अनिल गुर्जर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनिल जी। समान आयु में लड़के और लड़कियों का दोनों का समान विकास होता है क्या? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? नहीं होता सर। समान आयु में लड़के और लड़कियों का जो विकास है वो समान नहीं होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं क्या? लड़के लड़कियों से शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं क्या? नहीं होते। उल्टा क्या होता है? पीछे होते हैं। इसका मतलब ये बात गलत हो गई। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट कही गई है। उसके बाद लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं, ये बात भी क्या है? गलत बात है। जनरली सामान्य रूप से जो देखा गया है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो लड़कियां होती हैं वो शारीरिक विकास में लड़कों से 2-3 वर्ष आगे होती हैं। मतलब जो किशोर अवस्था का स्टार्टिंग है वो 12 वर्ष से 11 वर्ष से 13-14 वर्ष तक हम क्यों मानते हैं? इसका मुख्य कारण यही है कि जो लड़के होते हैं उनमें जो किशोर अवस्था का आरंभ है वो 13 और 14 वर्ष पे जाके होता है, और जो लड़कियां होती हैं उनमें किशोर अवस्था का जो आरंभ है वो 11-12 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से पहले परिपक्व होने की ओर बढ़ती हैं। मतलब लड़कियां शारीरिक विकास में लड़कों से फास्ट होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किस किसने किए? बीजमैन ने किया, उसके बाद एक मेंडल ने किया, है ना। तो यहाँ पे क्या है? काइल पियर्सन जी नहीं, मैकडूगल जी नहीं, मेंडल जी हाँ, पेवलोव ने जी नहीं। मैकडूगल वो हैं जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था कि हर इंसान के अंदर 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। उसके बाद पेवलोव साहब कौन है? जिन्होंने लर्निंग में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। अधिगम में इनका सिद्धांत चलता है शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से। वंश क्रम में जो प्रयोग है वो मेंडल और बीजमैन वगैरह ने किए हैं। तो मेंडल साहब ने एक तो मटर के दानों पर प्रयोग किया था और चूहों पर प्रयोग किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? मतलब ऐसी कौन सी विशेषता है जो ये निश्चित करती है, सुनिश्चित करती है कि परिपक्वता अलग चीज है और अधिगम अलग चीज है। मतलब मैच्योरिटी अलग है और लर्निंग अलग है। कैसे अलग है देखते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है? अधिगम है या परिपक्वता है? जो अपने आप, स्वाभाविक का मतलब क्या है? जो अपने आप हो, है ना, जिसको हम चाह के नहीं करें वो अपने आप हो जाए, वो क्या है? स्वाभाविक। स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है? लर्निंग है या मेच्योरिटी है? तो स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है? मेच्योरिटी है, परिपक्वता है। उसके बाद यह अभ्यास पर निर्भर करती है। अभ्यास पर क्या चीज निर्भर करती है? जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, उस पर क्या चीज निर्भर करती है? थॉर्नडाइक साहब का एक नियम है अभ्यास का नियम, है ना। प्रमुख जो नियम है उनके 3 नियम उन्होंने प्रमुख दिए थे स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के अंदर। उस थ्योरी में 3 जो प्रमुख नियम है उनमें से एक नियम है अभ्यास का नियम। क्या है? अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम है वो किस में चलता है? अधिगम में चलता है सर। इसका मतलब अभ्यास से अधिगम को मजबूत किया जाता है, ना कि परिपक्वता को। तो ये वाली बात किससे है? लर्निंग से रिलेटेड है। उसके बाद यह प्रेरकों पर निर्भर करती है।
प्रेरकों पर, मोटिवेशन पर, जो बाकी जो चीजें, बाहरी चीजें हैं उन पर निर्भर करती है। क्या चीज है? परिपक्वता है या अधिगम है? तो इसका सीधा सा क्या है? अधिगम। अधिगम है जो प्रेरकों पर, बाहरी चीजों पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसका मतलब यहां भी हम क्या लिखेंगे? एल। उसके बाद यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। परिपक्वता क्या जीवन पर्यंत चलती है? तो आपका आंसर होगा जी नहीं सर, परिपक्वता केवल किशोर अवस्था तक चलती है, उसके बाद परिपक्वता रुक जाती है। शारीरिक विकास को हम परिपक्वता मुख्य रूप से बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम हम अभिवृद्धि पढ़ते हैं। इसका मतलब जो परिपक्वता है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है, जो लर्निंग है, जो अधिगम है, ये जीवन पर्यंत चलता है। तो तीन बातें ऐसी हैं जो लर्निंग से रिलेटेड हैं, अधिगम से रिलेटेड हैं, और एक बात ऐसी है जो परिपक्वता को अधिगम से क्या कर रही है? अलग कर रही है। वो क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया। अधिगम स्वाभाविक नहीं होता है, मैच्योरिटी स्वाभाविक होती है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलाने वाले, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलाने वाले स्टैनली हॉल साहब को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में इन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था, जिसमें बालकों के लिए 2 समितियां खोली थी, है ना, 2 समितियों की स्थापना की थी, और प्रथम सुधार गृह भी न्यूयॉर्क में स्थापित करवाया था इन्हीं ने, इनका बहुत बड़ा सहयोग था उसमें। तो बालकों के अध्ययन के पिता किसको कहा जाता है? स्टैनली हॉल साहब को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता की संप्रत्या का विकास कब होता है? बेसिक एंजाइटी एज। ये जब हमने बाल्यावस्था पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा है, बाल्यावस्था में हम पढ़ते हैं, जो कॉरेन हॉर्नी साहब हैं ये बोलती हैं, कॉरेन हॉर्नी हैं जो ये बोलती हैं कि जो बेसिक एंजाइटी की एज है वो बाल्यावस्था है। क्या है? चाइल्डहुड है। चलते हैं आगे। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, मतलब भाषा के समझने से संबंधित विकार कौन सा है? जो भाषा से संबंधित विकार है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। चलाघात मतलब ड्राइव स्ट्रोक, जी नहीं। ड्राइव स्ट्रोक, DRIVE, ड्राइव स्ट्रोक, ड्राइव स्ट्रोक है, जी नहीं। उसके बाद पठन वैकल्य, पठन वैकल्य को हम डिसलेक्सिया भी बोल देते हैं, तो डिसलेक्सिया भी नहीं है सर, भाषा अवबोधन से संबंधित। उसके बाद अवबोधन का मतलब है समझने से संबंधित। क्या है? अवबोधन का मतलब है समझना। भाषा को समझने से संबंधित विकार कौन सा है, ये हमें बताना है इसमें। चलते हैं आगे, अगला देखते हैं। वाक संबंध रोग मतलब बोलने से संबंधित रोग। तो बोलने से संबंधित रोग से हम भाषा को समझने में कठिनाई महसूस नहीं करते हैं, बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं, वो अलग बात है। तो ये क्या है? भाषाघात। भाषाघात क्या है? लिंग्विस्टिक एब्यूज। क्या है? लिंग्विस्टिक एब्यूज। लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक एब्यूज। ये क्या है? भाषा संबंधित, भाषा के जो अवबोधन है, भाषा का जो समझना है, उससे संबंधित क्या है? विकार है, लिंग्विस्टिक एक्यूज। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाषाघात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा सूत्र सही है? कौन सा सूत्र सही है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जहां भी मनोविज्ञान में आपको प्लस का चिन्ह दिखे इसका मतलब वो गलत बात है, जहां प्लस का चिन्ह दिखे वो गलत बात है, लगभग गलत बात हम उसको बोल सकते हैं, और जहां आपको गुणे का निशान दिखे इसका मतलब वो बात सही हो सकती है, उसको आपको देखना जरूरी है। तो इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा सूत्र सही है? परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास है, जी नहीं सर। परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास है, ये सेम बात रिपीट हो गई, जी नहीं सर। परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम है, जी नहीं सर। विकास और अधिगम मिलकर परिपक्वता बनते हैं, जी नहीं सर। इसका मतलब चारों के चारों आंसर क्या है? हमारे गलत हैं। अब इनमें से एक आंसर को सही करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो परिपक्वता है और अधिगम है उसकी अंतःक्रिया का परिणाम क्या है? परिपक्वता और अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम क्या है? विकास है। विकास क्या है? परिपक्वता और अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम क्या है? विकास है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन भी होंगे और जो चीजें हम एक्वायर कर रहे हैं, बाहर से अर्जित कर रहे हैं, वातावरण से अर्जित कर रहे हैं, वो सभी चीजें मिलके क्या बन जाएंगी? विकास बन जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्मितवाद उपागम का उद्गम क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का जो उपागम है वो क्या है?
कंस्ट्रक्टिविज्म जो उपागम है उसका उद्गम कहाँ से है, मतलब कहाँ से निर्मितवाद निकला है, ये बात हमको बतानी है। तो निर्मितवाद कहाँ से निकला है, इसके लिए हमें यह जानना है कि व्यावहारिक मनोविज्ञान से, बिहेवियरल साइकोलॉजी से निकला है। जी नहीं सर। तो निर्मितवाद के बेसिकली हम जनक जीन पियाजे साहब को मानते हैं। किसको मानते हैं? जीन पियाजे साहब को मानते हैं। और जीन पियाजे साहब हैं, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यावहारिक मनोविज्ञान में नहीं आता है। उसके बाद सामाजिक सोशियल जो साइकोलॉजी है उसके अंदर भी नहीं आता है। संज्ञानवादी मनोविज्ञान के अंदर ये बातें आती हैं। संज्ञानवादी मनोविज्ञान के अंदर क्या आता है? कंस्ट्रक्टिविज्म आता है, जिसमें जीन पियाजे साहब और लेव वाइगोत्स्की साहब आते हैं और ये बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं और ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, मीनिंग मेकिंग करते हैं। क्या करते हैं? मीनिंग मेकिंग करते हैं। उसके बाद वो सीखते हैं। चलते हैं आगे। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस बात को समझ गई है? जो बच्ची है वो बोलती है कि सर धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वो लड़की है वो किस बात को समझ गई है कि धूप पड़ने के कारण कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। मतलब धूप नहीं है तो कपड़े सूखने में टाइम लग रहा है, अगर धूप है तो कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? धूप के कारण जो घटना है वो घट रही है। कौन सी घटना? कपड़ों के सूखने की जो घटना है। किसके कारण घट रही है? धूप के कारण। तो इसका मतलब वो लड़की क्या समझ गई है? कार्य कारण संबंध। इसके बाद ये है सिंबॉलिक थॉट। जी नहीं, सिंबल के द्वारा सीखने की इसमें कोई बात नहीं है, विचारों वाली। उसके बाद अहम केंद्रित चिंतन। अहम केंद्रित चिंतन वाली इगोसेंट्रिक जो थिंकिंग है उस वाली भी कोई बात इसमें नहीं है। उसके बाद विपर्य चिंतन, ये भी कोई बात इसमें नहीं है। इसका मतलब इसका कारण आंसर क्या है? कार्य कारण प्रभाव। कार्य कारण प्रभाव को बच्ची समझ गई है, तभी वो बोल रही है कि जब धूप होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है के बजाय क्या? मतलब जो पियाजे साहब हैं वो क्या बात बताते हैं? जो जॉन लॉक साहब थे वो बोलते थे जो बच्चे होते हैं वो कोरी स्लेट होते हैं, टेबुला रासा होते हैं। जॉन लॉक साहब क्या बोलते थे? जॉन लॉक साहब बोलते थे कि जो बच्चे होते हैं वो टेबुला रासा होते हैं। क्या होते हैं? टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब क्या है सर? टेबुला रासा का मतलब है कोरा कागज। क्या होते थे? कोरा कागज। कोरा कागज या खाली स्लेट। खाली स्लेट, कोरा कागज या खाली स्लेट बच्चे होते हैं। ये बात कौन बोलते थे साहब? ये बोलते थे जॉन लॉक साहब। तभी जीन पियाजे साहब ने इनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो कोरा कागज खाली स्लेट नहीं होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्ञान ऑलरेडी होता है। वो वातावरण से जो अंतःक्रिया है उसको करने के बाद अपने ज्ञान को खुद एक्टिव रहकर क्या करते हैं? मीनिंग मेकिंग करते हैं। जो उनके अंदर ऑलरेडी ज्ञान स्टोरेज में है उस ज्ञान की क्या करते हैं? मीनिंग मेकिंग करते हैं। उसके बाद ये बात बोली थी और उसी के साथ साथ उन्होंने एक बात बोली थी, जो बच्चे होते हैं, जो जॉन लॉक साहब वगैरह ये पिछले जो मनोवैज्ञानिक हुए ये बोलते थे जो बच्चे होते हैं वो मिनी अडल्ट होते हैं। क्या बोलते थे? मिनी अडल्ट होते हैं। मिनी अडल्ट, मिनी अडल्ट, मिनी अडल्ट होते हैं, ये बात बोलते थे साहब। तो जीन पियाजे साहब है वो इस बात का क्या करते थे? विरोध करते थे। क्या करते थे? विरोध करते थे। वो बोलते थे कि जो बच्चे हैं वो मिनी अडल्ट नहीं है, वो कम नहीं सोचते हैं। जो बच्चे हैं वो मात्रा में बड़ों से कम नहीं सोचते हैं। लेकिन एक बात है, जो उनका सोचने का जो टाइप है, जो प्रकार है, वो अलग होता है। मतलब बच्चे बड़ों के बराबर ही सोचते हैं, लगभग उनसे ज्यादा भी सोच सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रकार है सोचने का, जो टाइप है, वो डिफरेंट होता है, भिन्न प्रकार से वो सोचते हैं। ये बात कौन बताते हैं? जीन पियाजे बताते हैं। तो क्या बात है इसमें? जो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है के बजाय, प्रकार के बजाय मात्रा में, मात्रा के बजाय, है ना, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। प्रकार में
भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इसका मतलब मात्रा में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जो थिंकिंग में जो डिफरेंस होता है वो उनके प्रकार में होता है, टाइप में होता है ना। वो अलग प्रकार की सोच सोचते हैं और जो बुजुर्ग बड़े होते हैं वो अलग प्रकार से सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है वो कम सोचते हैं या ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकार और मात्रा। चलते हैं आगे। जीन पियाजे एक एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? मतलब जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसकी थॉट रखने वाले कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थॉट रखते हैं वो किस प्रकार से देखते हैं? जो बच्चे हैं वो अधिगम को कैसे करते हैं? मैंने जस्ट अभी बताया था, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव होता है। लर्नर एक्टिव होता है और लर्नर क्या करता है? मीनिंग मेकिंग करता है। क्या करता है? मीनिंग मेकिंग, मतलब अर्थ निर्माण करके बच्चा सीखता है। ठीक है, उसके बाद सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण। जी हाँ सर। प्रतिक्रियाओं का अनुबंध करके? जी नहीं। निष्क्रिय? जी नहीं। कौशलों का अर्जन? जी नहीं। जो संरचनावादी जो सोच रखते हैं, जो निर्मितवादी जो संरचनावादी और निर्मितवादी एक ही बात है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं इनको, है ना। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म वाली सोच रखते हैं, संरचनावादी या निर्मितवादी सोच रखते हैं, वो समझते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव होते हैं सीखने में, एक तो दूसरी बात वो अर्थ निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? मीनिंग मेकिंग करते हैं, उसके सहारे से वो सीखने लगते हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? जो सामाजिक विकास है, जो सोशल डेवलपमेंट है, और जो संवेगात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट है, ये जो साथ साथ चलते हैं, ये बात किसने बोली थी? ये हमें बताना है। हॉल ने बोली थी? जी नहीं सर। स्किनर ने बोली थी? जी नहीं सर। क्रो एंड क्रो ने। किसने बोली थी? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि जो सामाजिक विकास है और जो संज्ञानात्मक विकास है वो एक साथ चलते हैं। मतलब जब बच्चा समाज में रहता है तो इमोशनली डेवलपमेंट उसमें होता रहता है। मतलब समाज में अगर कोई ऐसी घटना दुर्घटना हुई है जहां उसको दुखी होने की जरूरत है, तो बच्चा सीखता है कि चाहे मेरे साथ घटित ना हुआ हो, चाहे किसी के साथ भी ये घटना घटित हुई हो, लेकिन यहां मैं भी दुखी होऊंगा। क्योंकि इमोशनल ऑटोमेटेड आते हैं उसके अंदर, जब वो समाज में रहता है, इस तरीके की सोच उसमें जब डेवलप होती है तो वो ऑटोमेटेड इमोशनल उसके मजबूत होते जाते हैं और उनमें विकास होता जाता है। चलते हैं आगे। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये संपूर्ण मानव व्यवहार की क्या हैं? चालक हैं। इस बात को कौन बोलते हैं? इस बात को बोलते हैं सर विलियम मैकडुगल साहब। क्या बोलते हैं कि मानव के अंदर मूल रूप से 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और जो वो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं उनसे मानव का व्यवहार आगे अग्रसर होता है। मतलब मानव का जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों से चलता है। जैसे इन्हीं के हिसाब से एक युयुत्सा नाम की एक मूल प्रवृत्ति मानव के अंदर पाई जाती है और बहुत ज्यादा एग्जाम में वो पूछी जाती है। युयुत्सा, है ना। युयुत्सा नाम की एक मूल प्रवृत्ति मानव के अंदर पाई जाती है जिसका अर्थ होता है युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा। जो युद्ध करने की इच्छा है ये मानव के अंदर मूल प्रवृत्तियों में समार है। जो युयुत्सा है ये मूल प्रवृत्तियों में समार है और इसी मूल प्रवृत्ति का जो मूल संवेग है वो क्रोध है। संवेग क्या है? क्रोध है। क्रोध क्या है? इसका मूल संवेग है। इसका मूल संवेग क्रोध है। मतलब किसी आदमी को क्रोध क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर युयुत्सा पाई जाती है, मतलब युद्ध करने की जो इच्छा है उसके अंदर पाई जाती है। और ये आज से नहीं है, ये आदिकाल से है। जब मैकडुगल साहब ने इसका अध्ययन किया था उस समय उन्होंने आदिकाल के जो उदाहरण है उनको उठाया था। उस समय उन्होंने बताया था जो अल्फा नर होते हैं, उस समय के जो आदि मानव होते थे उनमें जो अल्फा नर होते थे वो युयुत्सा से भरे रहते थे। जब कोई नया नर जवान होता था उस समय पे, जब कोई नया नर जवान होता था तो उसके अंदर एक युद्ध करने की, खुद को सबसे आगे साबित करने की, एक जीतने की इच्छा थी। उसी के कारण उस संवेग का नाम उन्होंने युयुत्सा रखा। मतलब युद्ध करने की इच्छा है, ये मूल प्रवृत्ति है। इस मूल प्रवृत्ति का जो संवेग है वो है सर क्रोध। ठीक है, तो ये बात किसने बताई थी? मैकडुगल ने बताई थी, है ना। कितनी मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई थी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। क्या बात है सर? कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, जी सर, उसके बाद बहुत आसान है, मतलब कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, क्रोध करना बहुत आसान है। उसके बाद किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, मतलब व्यक्ति सही चुनना है, उसके बाद मात्रा उसकी क्रोध की जो लिमिट है वो फिक्स है, इतनी लिमिट में मतलब क्रोध करेगा। उसके बाद इतने समय के लिए या इतने समय बाद वो क्रोध करेगा, और सही प्रयोजन मतलब कोई मूल कारण, उसका सही कारण, उचित कारण होना चाहिए क्रोध करने का। और ये जो वाली बात है, ये वाली बात आसान नहीं है। ये बात बोली थी अरस्तु ने। किसने बोली थी? अरस्तु ने। अरस्तु को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, या इसको बोलते हैं मनोविज्ञान का आदि जनक। क्या बोलते हैं? आदि जनक। किसको बोलते हैं? अरस्तु को। अरस्तु को क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान का आदि जनक बोलते हैं। उसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है, क्योंकि आपके जो पेपर है उसमें लगभग 40 क्वेश्चन उनके आते हैं शिक्षण विधियों के, तो इन्हीं से जुड़ी एक शिक्षण विधि है। अरस्तु ने एक शिक्षण विधि दी थी आगमन। कौन सी विधि दी थी? आगमन। आगमन निगमन आप पढ़ते हैं ना, तो आगमन विधि है, ये किसने दी है? अरस्तु ने। किसने दी है? अरस्तु ने। निगमन विधि दी है प्लेटो ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो गया बी। बालक का 50% मानसिक विकास कब तक हो जाता है? जो बालक है उसका जो मानसिक विकास है उसके बारे में एक क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कोई भी बालक का जो आधा मानसिक विकास है वो कब तक हो जाता है। उसके बाद आप ये भी बता देना जो पूरा मानसिक विकास है मतलब लगभग कंप्लीट कब हो जाता है। तो किसी भी बालक का जो आधा मानसिक विकास है 50%, वो लगभग 3 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। कब तक हो जाता है? 3 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। मतलब जितना बच्चे का 3 वर्ष की उम्र में विकास होता है, मानसिक विकास, पूरे जीवन में उतना ही हो पाता है। ये वाली बात इसी से रिलेट करती है। मतलब 3 वर्ष में कितना हो जाता है? आधा हो जाता है, 50% हो जाता है। उसके बाद कंप्लीट लगभग 15 वर्ष तक मानते हैं, 15 से 20 वर्ष। 15 से 20 वर्ष की आयु तक जो मानसिक विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? मतलब प्रोफेशन एडजस्टमेंट। प्रोफेशन के लिए एडजस्टमेंट लाइव है। विराट कोहली लाइव है। जी हाँ, लाइव है क्लास आपकी। विराट कोहली जी क्लास आपकी लाइव है। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन मतलब प्रोफेशन के लिए जो एडजस्टमेंट है वो कब करता है? मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके सामने जो प्रोफेशन चुनने की, व्यवसाय चुनने की जो वो है, क्या नाम है, जो समस्या है वो कब आती है? व्यवसाय चुनने की समस्या किशोर अवस्था में आती है। इसी अवस्था में वो अपनी पहचान के संकट में, जैसा एरिक एरिक्सन साहब कहते हैं मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। तो किशोर अवस्था में ही बच्चा पहचान बनाने की या भूमिका की भ्रांति मतलब पहचान को खोने के डर में रहता है। चलते हैं आगे। वृद्धावस्था, किशोर अवस्था या बाल्यावस्था? तो इसका बता ही दिया, किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में जो बच्चा होता है उसके सामने व्यावसायिक समायोजन का जो समस्या है वो आती है, और इसका सामना करता है किशोरावस्था में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ऐसा कौन सा कारक है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? हमें क्या बताना है? इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? खेल तथा व्यायाम। क्या खेल और व्यायाम है वो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? जी हाँ सर, करते हैं। उसके बाद वातावरण करता है क्या? जी हाँ सर, करता है। वंशक्रम करता है क्या? जी हाँ सर, करता है। इसका मतलब ये सभी चीजें हैं जो शारीरिक विकास को क्या करती हैं? प्रभावित करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्नलिखित में से किसने की?
जो विचारात्मक चिंतन है, मतलब क्रिटिकल जो थिंकिंग है, कौन सी थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? मतलब किसी भी चीज को सीधे सीधे नहीं मान लेना, उसके बारे में समालोचना करना, मतलब समालोचनात्मक ढंग से, क्रिटिकल ढंग से उसके बारे में सोचना, मतलब उसके अच्छे पक्षों को और उसके बुरे पक्षों को, दोनों पक्षों को देखकर उसके बाद किसी चीज के बारे में फैसला लेना, ये क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में किसने बताया था, ये बात हमें बतानी है। तो किसने बताया था क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में? जॉन ड्यूवी साहब ने। किसने बताया था? जॉन ड्यूवी साहब ने। अब जॉन ड्यूवी साहब से जुड़ा एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जॉन ड्यूवी साहब हैं, इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की थी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात किसने की थी? जॉन ड्यूवी साहब ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शैशव काल का समय है, शैशव काल का समय क्या है? तो शैशव काल के दो समय हो सकते हैं। दो समय क्या हो सकते हैं सर? एक तो हो सकता है जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 5 या 6 वर्ष, उसके बाद जन्म से 2 वर्ष। ये दो काल शैशव काल के हो सकते हैं। शैशव काल के दो काल हो सकते हैं। जहां ये दोनों ऑप्शन में दिए हों उस जगह आपको शैशव काल मानना है जन्म से 2 वर्ष, क्योंकि इस जगह 2 से आगे कौन सी अवस्था आ जाती है? पूर्व बाल्यावस्था आ जाती है। कौन सी अवस्था आ जाती है? पूर्व बाल्यावस्था, मतलब प्री चाइल्डहुड आ जाता है। उसके बाद देखते हैं शैशव काल का समय क्या है। यहां दोनों दे रखे हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जन्म से 2 वर्ष। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपका आंसर क्या होगा? जन्म से 6 वर्ष। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये ऑप्शन में है तो उत्तर यही है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया है? अभी जस्ट हमने इस बात पे चर्चा की थी। जो मूल प्रवृत्तियां हैं इनको मैकडुगल साहब ने परिभाषित किया था। कितनी बताई थी? 14 बताई थी। चलते हैं आगे। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया? जो जीवन है वो अस्तित्व का संघर्ष, मतलब एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। एग्जिस्टेंस की बात, एग्जिस्टेंस की जो समस्या है, और जो लाइफ है, जो लाइफ है, उत्तरजीविता है, मतलब लाइफ और एग्जिस्टेंस की बात की जो संघर्ष है वो पूरे जीवन चलता रहता है आदमी का, यही जीवन है। सॉरी, जो एग्जिस्टेंस के लिए जो लड़ना है ये पूरे जीवन व्यक्ति का चलता है। ये वाली बात बोलने वाले कौन है? ये वाली बात बोलने वाले हैं साहब डार्विन साहब। कौन ने बोली? डार्विन साहब ने बोली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? जीन पियाजे द्वारा दिए गए जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं उनमें निम्न में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। कितने दी थी? 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी संज्ञानात्मक विकास में। कौन कौन सी? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं कौन सी है कौन सी नहीं है। संवेदी प्रेरक या संवेदीगामक ये है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, जी हाँ सर। उसके बाद चक्रीय चरण, ये नहीं दिया था, चक्रीय चरण इन्होंने नहीं दिया था। औपचारिक संक्रियात्मक इन्होंने दिया है। औपचारिक संक्रियात्मक बोल लो या औपचारिक प्राचलन अवस्था, प्रचालन अवस्था बोल लो, एक ही बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की जो प्रवृत्ति है उसको क्या कहा जाता है, ये बात हमको बतानी है। तो ये क्या है? समस्थिति। क्या है? समस्थिति। समस्थिति बोला जाता है। होमोस्टेसिस या क्या है? समस्थिति, मतलब समान रूप से स्थिति बनी रखने की जो चीज है इसको क्या बोला जाता है? इस प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? स्थिर अवस्था बनाए रखने की स्थिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। युयुत्सा क्या है? युयुत्सा क्या है? चिंतन है? जी नहीं सर। कल्पना है? जी नहीं सर।
चिंतन मतलब थिंकिंग भी नहीं है, इमेजिनेशन भी नहीं है। उसके बाद संवेग है क्या? जी नहीं सर, क्योंकि जो युयुत्सा है इसका संवेग होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। तो युयुत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या है? युयुत्सा। युयुत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। और इसका अर्थ क्या होता है? युद्ध करने की इच्छा। क्या है? युद्ध करने की इच्छा या युद्ध की इच्छा। ये क्या है? मूल प्रवृत्ति है। इसका संवेग क्या है? क्रोध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो बचपन की विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। और ये जो क्वेश्चन है 2022 रीट में आया था, 2022 रीट में आया था। और इस क्वेश्चन पे काफी सारा विवाद हुआ है, क्योंकि जो ये सभी विशेषताएं हैं, ये जो सभी विशेषताएं हैं एक सेम एज की हैं, है ना, सेम एज ग्रुप की हैं सभी विशेषताएं। लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर प्राक टोली आयु माना था। तो यहाँ अगर टोली आयु लगा होता तो भी ये सही हो जाता, क्योंकि बाकी जो अवस्थाएं हैं, बाकी जो विशेषताएं हैं ये पूर्व बाल्यावस्था की हैं, पूर्व बचपन की हैं। उसके बाद टोली वाली है जो उत्तर बाल्यावस्था की हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किशोर अवस्था में सृजनात्मक के विकास हेतु सृजनात्मकता है ना, सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता अपेक्षित की जाती है? मतलब क्रिएटिविटी के लिए कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता की जरूरत होती है? हमें क्या बताना है? क्रिएटिविटी के लिए कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता जरूरी है? अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मूर्त चिंतन मतलब कॉन्क्रीट थिंकिंग, उसके बाद सामान्य चिंतन जनरल थिंकिंग, उसके बाद अभिसारी चिंतन मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो जो थिंकिंग है वो दो प्रकार की होती है ना। थिंकिंग मूल रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, दूसरी होती है कन्वर्जेंट या इन्वर्जेंट थिंकिंग। पहली वाली है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसको हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को बोलते हैं अभिसारी चिंतन। अभिसारी का मतलब होता है केंद्र की तरफ जाने वाली चीजें, और अपसारी का मतलब होता है केंद्र से बाहर जाने वाली चीजें। मतलब अगर सामने कोई समस्या है ना, सामने कोई समस्या है तो उसका अगर उस समस्या का आपके पास सीधा सीधा केवल एक समाधान है, तो इसका मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो कैसी है? वो आपकी है अभिसारी। कैसी थिंकिंग है? अभिसारी थिंकिंग है साहब। मतलब आप कन्वर्जेंट सोच रहे हैं, इन्वर्जेंट सोच रहे हैं, मतलब उसका आपके पास किसी समस्या का केवल एक समाधान आ रहा है। और अगर आपके पास बहु समाधान, कितने समाधान? बहुत सारे बहु समाधान आ रहे हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है वो कैसी है? अपसारी। कैसी है? अपसारी चिंतन है। कैसी है? अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। जो मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, उसका संबंध किससे नहीं है ये यहां हमें बताना है। क्या स्मृति से है? मेमोरी से है? मेमोरी से है, जी हां सर। संज्ञान का, मस्तिष्क का जो मानसिक विकास है उसका संबंध मेमोरी से होता है, स्मृति से होता है। उसके बाद तर्क एवं निर्णय से, जी हां सर, होता है। रीजनिंग से उसका संबंध होता है। उसके बाद अवबोध की क्षमता से, मतलब किसी चीज के बारे में जानने की, समझने की क्षमता से संज्ञान का अर्थ होता है, मतलब होता है, जी हां सर, होता है। उसके बाद शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से, लंबाई और उसके वजन से संज्ञान का कोई मतलब नहीं होता, उससे केवल शारीरिक विकास का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? केवल शारीरिक विकास का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? किसी व्यक्ति की दिखाई दी जाने वाली जो क्षमताएं हैं, दिखाई दी जाने वाली जो दैहिक और मनोवैज्ञानिक क्षमताएं हैं, उनको किस प्रकार की कहा जाता है, किस टाइप में रखा जाता है? तो दो टाइप हम मूल रूप से मानते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप वो हैं जो जेनेटिक्स से प्रभावित हैं, और फिनोटाइप वो हैं जो बाहरी रूप से देखी जा सकती हैं, है ना। जो बाहर से दिखाई है वो कौन सी है, दिखाई दे रही है वो कौन सी है? फिनोटाइप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। और जो दिखाई नहीं देती हैं वो दैहिक और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं को क्या बोला जाता है? जीनोटाइप बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। व्यवसाय का चयन करते समय जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसको किसके द्वारा हम समझ सकते हैं? कि कोई व्यक्ति सेम व्यवसाय अगर नहीं चुन रहा है, अलग अलग व्यवसाय दो व्यक्ति चुन रहे हैं, तो जो व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, उनको हम किसके द्वारा समझ सकते हैं? तो इसको हम किसके द्वारा समझ सकते हैं? संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर? जी नहीं, योग्यता वाली बात ही गलत है कि किसी के अंदर कितनी, मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं किसके अंदर कितना दिमाग है, तो ऐसे नहीं देख सकते। उसके बाद स्वभावगत प्रवृत्तियां? जी नहीं, स्वभाव की प्रवृत्तियों से भी जो व्यावसायिक भिन्नताएं हैं उनको नहीं देख सकते। व्यवसाय के चयन में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं इनको नहीं देख सकते। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी महत्वपूर्ण नहीं मानते, तो इसमें किसको मानते हैं? अभिक्षमता में अंतर। किसको मानते हैं? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, चेंज इन एप्टीट्यूड, चेंज इन एप्टीट्यूड, मतलब एप्टीट्यूड जो उनके अलग अलग हैं, अभिक्षमताएं जो अलग अलग हैं, उनके हिसाब से उनकी जो व्यावसायिक जो चयन है उसको हम देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डाउन लक्षण संलक्षण का कारण क्या है? मतलब जो डाउन सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम जो रोग है वो क्या है, कैसा रोग है, किसमें होता है और ये क्या है, ये हम जानते हैं। जो डाउन सिंड्रोम है ये एक 21वां जो गुणसूत्र होता है, 21वां जो गुणसूत्र होता है उसमें एक विलक्षणता के कारण, मतलब उसमें असंगतता के कारण, उसमें जो कोश का विभाजन है, कोश का विभाजन की असंगतता के कारण ये होता है। कौन से गुणसूत्र में? 21वें गुणसूत्र में जो कोशिका का अनिरंतर विभाजन होता है उसके कारण ये होता है। और इस रोग में क्या होता है? इस रोग में XYY, है ना, XYY ये वाली समस्या आती है। XYY समस्या क्या आती है? मतलब सीधे सीधे अगर इसको हम समझें तो पुरुष होता है, XY का मतलब पुरुष होता है, ये बात आप सभी जानते हैं ना। XY का मतलब क्या होता है? पुरुष। और XX का मतलब क्या होता है? महिला, स्त्री, है ना, लेडीज। तो XX का मतलब क्या होता है? फीमेल। और XY का मतलब क्या होता है? मेल। तो मेल है, अगर किसी मेल में एक एक्स्ट्रा वाई आ जाता है, एक एक्स्ट्रा वाई आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? उस मेल में कुछ लक्षण वो पूरी तरह से मेल नहीं रह पाता, कुछ लक्षण एक्स्ट्रा हो जाते हैं और जो फीमेल जैसे थोड़े बहुत लक्षण आ जाते हैं। इसी कारण से इस रोग को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें गुणसूत्र में, है ना, त्रिगुणसूत्रता आ जाती है। मतलब जो 21वां जोड़ा होता है उसमें 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। कौन सा रोग है? डाउन सिंड्रोम। आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी आपके लिए एक विशेष सूचना है, जो हमारी ये जितनी भी क्लासेज हैं ये कुछ ही दिनों में आपके जो दूसरा चैनल है जिसकी कमेंट जो पिन कर रखा है उसमें लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। दिव्य दृष्टि टीचर्स जो चैनल है उस पर अब के बाद जो कक्षाएं हैं ये आने वाली हैं, और जितनी भी हमारी क्लासेज हैं उसके कमेंट में भी ये लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इन चीज़ों को पहुंचा दें, और सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।